नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नीरज। आज मैं ये एक वीडियो लेके आया हूँ राज व्यवस्था से जुड़े कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। और पता है, इस क्लास में ना पॉलिटी की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, यानी कि प्रस्तावना से। तो इस टॉपिक से मैं 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ना मैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं तो कुछ ना कुछ मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैंने अगर नहीं बनाए होंगे तो वो एक्सप्लेनेशन से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना एक कीमती टाइम जो कि 15 से 20 मिनट का निकाल के इस वीडियो को देखें। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें। और यदि आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से जुड़े अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके लिए उन पर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले आज आप लोग ये क्लास देखिए, उसके बाद हम लोग बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा ये क्वेश्चन होगा वो प्रस्तावना से होगा। देखिए, प्रस्तावना को ना उद्देशिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। उद्देशिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर प्रस्तावना की बात करें, उद्देशिका की बात करें या प्रियम्बल करें, वो सब एक ही चीज़ है। और ये पॉलिटी की कभी भी स्टार्टिंग होती है ना, इंडियन पॉलिटी की, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है, उद्देशिका से ही। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना कि जब कभी भी आप एमसीक्यू सॉल्व करिए तो एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द को जरूर ध्यान में रखिएगा, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार आदमी क्या होता है ना कि वो फ्लो में जब रहता है तो अब वहाँ पे वो इसको कथन सही है भी पढ़ सकता है। अभी हाल में जो आर ओ का पेपर हुआ है तो उसमें हिंदी वाले पेपर में काफ़ी सारे बच्चों से यही गलती हुई है हिंदी वाले पेपर में, कि वो उन बच्चों का ये कहना है कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा है, इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा में लाया गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था। चौथा स्टेटमेंट है, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो अब देखिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन तो एक है बट इसमें आपको 4 फैक्ट अलग अलग मिल रहे हैं। पहला कि प्रस्तावना के विचार की बात की गई है, तो स्वाभाविक बात है। देखिए, जो प्रस्तावना का जो विचार है ना वो यूएसए के संविधान से लिया गया था। बट अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता कि प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा वो कहाँ से लिया गया, तब आपको ध्यान में रखना है कि वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विचार जो कि हमको हमारे संविधान में प्रस्तावना रखना है, ये विचार हमने यूएसए से लिया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आपका वो सही है, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से संविधान सभा में लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा है कि 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। जब आप पढ़ेंगे ना संविधान को, प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जो स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से, तो जब आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग जो कि पहला लाइन है और इसके अंतिम में एक डेट लिखा होता है, और वो डेट क्या है? वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो जो ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित वाली बात की जा रही है वो 26 नवंबर 1949 को है। यानी कि जो आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। और रहा जो चौथा, प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया, तो सही बात है। हाँ, प्रेम्बल में जो है वो एक बार केवल संविधान संशोधन किया गया, वो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि हमको सही नहीं है बताना है, और सही ये डेट गलत है। बाकी ये जो 3 टर्म है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, तो ये सही है, बट ये डेट गलत है, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है? देखिए, जब कभी भी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो प्रस्तावना में पहले लाइन में लिखा है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा है? हम भारत के लोग। और चूंकि देखिए शक्ति का स्रोत, देखिए वैसे तो भारतीय राज्य व्यवस्था को चलाने का जो पूरा एक है वो मिलता है, वो आपको संविधान प्रदान करता है, ठीक है ना। संविधान पूरा एक गाइडलाइन प्रदान करता है कि हमारा देश कैसे गवर्न होगा। बट जब हम बात करते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्रस्तावना के अनुसार राज्य की शक्ति का स्रोत क्या है, ठीक है ना। तो आप पहले ही पढ़ेंगे प्रस्तावना के स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सब सारी चीज़ें जब हम पढ़ेंगे तो चूंकि वहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि जो शक्ति का स्रोत है वो भारत के लोग हैं, ठीक है ना। भारत के लोग हैं। आपके ऑप्शन में संसद भी है, न्यायपालिका भी है, राष्ट्रपति भी है, इनके अलग अलग चीज, मतलब इनके अलग अलग रोल हैं। बट चूंकि अगर प्रस्तावना की बात करेंगे कि प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का स्रोत कौन है, वो हम भारत के लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर हम भारत के लोग लगाना है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? देखिए, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो प्रस्तावना में कुछ न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना, समानता की बात की गई है, लेकिन अलग अलग प्रकार से। तो न्याय में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक बात की गई है सामाजिक, यानी कि सोशल, एक आर्थिक इकोनॉमिकल, और एक की गई है राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो हमको बताना है कि किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक की गई है, आर्थिक की भी की गई है, राजनीतिक की गई, बट धार्मिक जो न्याय है वो उसकी बात नहीं की गई। धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, याद रखिएगा। जब आप प्रियम्बल में पढ़ेंगे ना, प्रियम्बल में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। अब वो 5 कौन कौन से हैं? एक होता है विचार, दूसरी है अभिव्यक्ति, ठीक है, और एक है विश्वास की, एक है धर्म की, और एक है उपासना की। तो ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात आपके प्रियम्बल में की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके? धार्मिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल देखिए, इसमें क्या है ना, स्टेटमेंट बेस्ड मैं बना दिया। अब चूँकि मैंने प्रयास किया है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जाए, क्योंकि इस आप में से कई लोग हैं जो आर ओ वाले होंगे, कुछ लोगों का अभी UPPCS 2025 का प्री लगा हुआ है, तो वे भी होंगे, BPSC वाले भी होंगे, MPPCS वाले भी होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दूँ। अब क्या बोला है कि संविधान में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है ना। दूसरा है, प्रस्तावना के अनुसार राज्य की प्रकृति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो अब देखिएगा, मैंने आपको अभी जस्ट ऊपर बताया है कि प्रस्तावना में ना 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। कौन कौन से? ये देखिए यहाँ पे, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। फिर है राज्य की प्रकृति। देखिए, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो प्रस्तावना में शुरुआत में लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब चूंकि हमारा राज्य कैसा होगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी प्रकृति का होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। तो ये सब सारी चीज़ें ना राज्य की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि राज्य हमारा कैसा होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो हमारे सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। एक बात ध्यान रखना है, जो ये इसमें समाजवादी शब्द है और पंथ निरपेक्ष शब्द है, इन दोनों को ना 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ये मतलब मूल रूप से प्रस्तावना के पार्ट नहीं थे, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात कही गई है,
किस रूप में। अब देखिएगा, जैसे जब हम लोग बात करते हैं ना कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, तो हम लोगों ने स्वतंत्रता के रूप में बात की थी। और हम लोगों ने भी एक क्वेश्चन भी देखा, देखिए ऑप्शन पहले पढ़ते हैं, न्याय के रूप में, समानता के रूप में, बंधुत्व के रूप में, या स्वतंत्रता के रूप में। तो देखिएगा, जब न्याय के रूप में बात होती है प्रस्तावना में, तो न्याय में 3 रूपों की बात होती है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनैतिक न्याय, ठीक ना। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक यानी पॉलिटिकल। समानता की जब बात होती है तो हम लोग बात करते हैं प्रतिष्ठा एवं, आपके प्रेम्बल में साफ लिखा है कि प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि संविधान में जो प्रतिष्ठा एवं अवसर की बात की गई वो समानता के रूप में बात की गई है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चीज़ ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखिएगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया। राज्य की प्रकृति की बात की गई है, बंधुत्व की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की गई, शक्ति का स्रोत की बात की गई है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राज्य की प्रकृति कैसी होगी? समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, गणतंत्रात्मक होगी। तो ये स्टेटमेंट तो ये वाला तो सही हो गया। दूसरा है बंधुत्व, यानी कि व्यक्ति की गरिमा। तो जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो उसमें बंधुत्व के बाद व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए की गई है। तो ये बी वाला भी सही हो गया। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास एवं धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया। बचा शक्ति का स्रोत, राष्ट्र की एकता का। तो ये गलत है, क्यों? क्योंकि जो शक्ति का स्रोत है ना वो हम भारत के लोग हैं। मैंने इस पर एक क्वेश्चन भी फ्रेम किया था, हम भारत के लोग। और जो राष्ट्र की एकता अखंडता है वो बंधुत्व के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है? बंधुत्व के रूप में की गई है, ठीक है ना। तो इस चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये आपका गलत हो गया, ये बंधुत्व के रूप में की गई है, ठीक है। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा डी वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया है? अब देखिएगा, जब प्रस्तावना बनाया गया था उसमें कई सारे मौके ऐसे आए थे जब ये प्रूफ करने की बारी आ गई थी कि जो प्रस्तावना है हमारा, क्या वो संविधान का अंग है कि नहीं है। तो देखिए, एक है बेरूबादीवाद, एक है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और एक है एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद। तो इनमें से किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था? ठीक है, तो देखिएगा, बेरूबादी जो वाद था इसमें ही प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था। बाकी जो आपके 3 हैं, गोलकनाथ, केशवानंद और एसआर बोम्मई, इसमें प्रस्तावना को ना संविधान का अंग माना गया था। इन तीनों में माना गया था, ठीक है। और बेरूबादीवाद में नहीं माना गया था। इनका डेट याद रख लीजिएगा। जो बेरूबादीवाद है वो 1960 वाला मामला है, जो गोलकनाथ वाला है वो 1967 का है, केशवानंद वाला 1973 का है, और एसआर बोम्मई वाला 1994 का मामला है। तो प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में नहीं माना गया था? बेरूबादीवाद में नहीं माना गया था, ठीक है ना। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? ठीक है ना, कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? देखिएगा, हमारे प्रस्तावना में केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, वो हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, ठीक है ना। तब भारत की प्रधानमंत्री कौन थी ये भी ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब प्रस्तावना में ना समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये तीनों 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था। बट जो एक गणराज्य शब्द है ये मूल रूप से प्रस्तावना का अंग था। तो कौन सा शब्द शामिल नहीं किया गया था? गणराज्य 42वें संविधान संशोधन के लिए, ये पहले से ही था, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल कौन सी शब्दावली इस बात का परिचायक है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं? अब एक बात समझिएगा, प्रस्तावना में जो राज्य की प्रकृति की मैंने बात की थी, तो उसमें हम लोग किस किस की बात कर रहे थे? एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, है ना, और एक और भी है समाजवाद शब्द। 5 शब्द हैं ऐसे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि
ये जितने भी शब्द हैं इन सब का अलग अलग एक मतलब है। जैसे गणराज्य का क्या मतलब है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है ना वो वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा। अब राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हो। इसी प्रकार हर शब्द का एक अपना अपना मतलब है। तो निम्नलिखित में से किसका मतलब है कि भारत जो है हमारा देश आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। तो ये होता है प्रभुत्व संपन्न का मतलब, ठीक है ना। जो लिखा गया है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का ये है कि भारत का चाहे आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो उसमें भारत स्वतंत्र है। भारत किसी के अधीन नहीं है या किसी भी राज्य के या किसी भी देश के बात को मानने के लिए बाध्य। उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है कि अमेरिका ने भारत को बोला कि आप रूस से तेल मत लो वरना हम आपके ऊपर इतना टैरिफ लगा देंगे। उन्होंने लगा भी दिया, बट भारत ने अमेरिका की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है अपने आंतरिक या बाह्य मामलों के लिए। तो इसलिए है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है और शायद ये लास्ट सवाल होगा, हाँ ये लास्ट है, कि प्रस्तावना में शामिल जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श वाक्य किस देश से लिए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है। तो ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। अमेरिका से क्या लिया गया था? विचार। अमेरिका से क्या लिया गया था? विचार। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? भाषा। किसका? प्रस्तावना का, ठीक है ना। तो देखिए ये मतलब इतने 10 लगभग ही 10 क्वेश्चन होंगे। और पता है अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, आरओ हो गया, है ना, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, तो प्रियम्बल्स ना आपके इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं, है ना। यूपीएससी वालों के लिए थोड़ा सा और डेप्थ में वो चली जाएगी, बट स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम्स वालों के लिए प्रियम्बल वाले टॉपिक से सफिशिएंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरी वीडियो को, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे ऐसे ही एमसीक्यूज़ बनाऊं, और वो एमसीक्यूज़ कैसे बनाऊं, आपको इजी लेवल का क्वेश्चन चाहिए, मॉडरेट लेवल का चाहिए, या थोड़ा सा आपको हार्ड चाहिए, तो आप वो भी कमेंट में कर दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी के अकॉर्डिंग बनाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।